अभी तक पलवल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रही है। पलवल लोकसभा अस्तित्व में आ रही है तो उसके अंदर कौन से विधानसभा क्षेत्र होंगे, जो अनुमान है वो आपको हम बताएंगे भी। तो पलवल शहरी और पलवल ग्रामीण ये दोनों भी होंगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जाट कम्युनिटी के नेता, इसके बाद में मेव मुस्लिम कम्युनिटी के नेता और फिर धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। वर्ष 2026 आज से शुरू हो गया, यानी कि आज 1 जनवरी है और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 जहां नई बातें लाएगा, उसके साथ ही सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है पूरे देश की राजनीति के अंदर। और वो बदलाव होगा क्योंकि जो राजनीतिक संभावनाएं हैं लगभग तय बताई जा रही हैं, उसके लिहाज से डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन एक शब्द खासकर सियासत में जरूर सुना जाता है, जिसके अंदर की लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें, इनका पुनर्निर्धारीकरण होता है, उनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं और उसके अंदर तय होता है कि कितनी नई सीटें बने या क्या नाम नए हों। और उस परिसीमन का काम आप मान करके चलिए, क्योंकि जनगणना का काम शुरू हो चुका है। जनगणना के काम के लिए सारा कुछ बजट भी उसका तैयार है और जनगणना के लिए जो निर्देश हैं, जो जनगणना की जानी है, उसकी भी तैयारी पूरी है। और जनगणना के साथ ही आप मान लीजिए कि परिसीमन का काम भी शुरू हो जाएगा। और उस परिसीमन में जो माना जा रहा है, खासकर जो हमारे ब्रज के दर्शक हैं, हमारे जो हरियाणा के अंदर ब्रज का लगता हुआ जिला और ब्रज का लगता हुआ क्षेत्र यानी कि पलवल जिला और साथ साथ लगता हुआ मेवात जिला और इधर फरीदाबाद जिला, तो इसके अंदर एक जो बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, जिसकी बातें लगभग कंफर्म मानी जा रही हैं, सोशल मीडिया पर आप देख भी सकते हैं कि जिसमें एक नई लोकसभा सीट अस्तित्व में आ सकती है, उसका नाम है पलवल। अभी तक पलवल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रही है और उससे पहले यानी कि 2007 में जो परिसीमन हुआ था, उससे पहले पलवल और पलवल के साथ में मेवात और फिर फरीदाबाद, ये मिल करके एक लोकसभा हुआ करती थी। जब 2009 का परिसीमन हुआ तो फिर उस समय फरीदाबाद के साथ पलवल को जोड़ा गया और मेवात को गुरुग्राम लोकसभा में डाला गया। अब क्योंकि बातें हैं, आपसे लगातार हरियाणा के परिसीमन को लेकर के बातें क्या करेंगे, और आज जिसकी चर्चा होगी वो है पलवल लोकसभा। सबसे बड़ा सवाल तो आपके साथ शुरू हम भी कर रहे हैं कि क्या पलवल लोकसभा अस्तित्व में आ रही है, और पलवल लोकसभा अस्तित्व में आ रही है तो उसके अंदर कौन से विधानसभा क्षेत्र होंगे, जो अनुमान है वो आपको हम बताएंगे भी। और फिर पलवल अगर लोकसभा हो रही है तो उसके अंदर कौन से सियासतदान, कौन से राजनीतिज्ञ आपको दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि वो तैयारियां आने वाले समय में यानी कि 4-6 महीने में दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहला सवाल का जवाब तो यही है कि संभवतः पलवल लोकसभा सीट अस्तित्व में आने जा रही है, अलग से एक नई लोकसभा हो सकती है। जो पलवल लोकसभा सीट अस्तित्व में आएगी तो उसके अंदर जिन विधानसभाओं का जुड़ाव होगा, जो जोड़ी जाएंगी, उन विधानसभाओं में, क्योंकि अभी तक भी आपने देखा है कि 9 विधानसभा एक लोकसभा सीट में होती हैं, तो भविष्य में भी यही हो सकता है। और पलवल लोकसभा में जो सीटें आ सकती है उनमें पृथला हो सकती है, दूसरी पलवल हो सकती है, यानी कि पलवल अभी एक ही विधानसभा है और जो संभावनाएं हैं परिसीमन के बाद, उसमें पलवल 2 विधानसभाओं में बढ़ जाएगा, एक पलवल ग्रामीण और एक पलवल शहरी। तो पलवल शहरी और पलवल ग्रामीण ये दोनों भी होंगी। इसके बाद में हथीन विधानसभा को देखें तो यहां भी संभावनाएं हैं कि 2 विधानसभा हो जाएंगी, पहले हथीन का नाम रहे, दूसरी बहीन या मिंटकोला, इनमें से कोई एक हो सकती है। तो उस लिहाज से आप बहीन को आप जोड़ लीजिए तो बहीन एक लोक विधानसभा और दूसरी हथीन, यानी कि 3 और 2 5। इसके बाद में 6वीं विधानसभा होडल, 7वीं और 8वीं 9वीं अगर देखें तो फिर नूंह जिले की, मेवात जिले की, तो नूंह जिले की जो 3 सीटें हो सकती हैं वो फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नगीना। अभी तक नगीना विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, लेकिन परिसीमन के बाद नगीना विधानसभा भी अस्तित्व में आ सकती है नूंह जिले के अंदर।
अब अगर ऐसा होता है तो उस लिहाज से अगर आप कास्ट वाइज देखें, जातीय समीकरण देखें उस लोकसभा के, अगर यही स्वरूप रहता है नक्शे के हिसाब से, तो फिर पलवल की जो संभावित लोकसभा है उसके अंदर अलग अलग प्रकार का जो मतदाताओं का कास्ट समीकरण जो रहेगा, जाति समीकरण, इस लोकसभा के अंदर जाट मतदाता बड़ी संख्या में होंगे, इस लोकसभा के अंदर मेव मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में होंगे, इस लोकसभा के अंदर दलित मतदाता बड़ी संख्या में होंगे। यानी कि ये तीन जो फैक्टर होंगे कास्ट वाले, ये लगभग समकक्ष एक दूसरे के बराबर चलेंगे। जो अगला जो चलेगा उसके अंदर फिर आ जाएगा यानी कि नॉन जाट प्लस ओबीसी। तो इस लिहाज से अगर ये पलवल लोकसभा अस्तित्व में आती है तो फिर इसका कास्ट समीकरण भी और इसका जो क्षेत्रीय समीकरण भी है वो बड़ा अजब गजब होगा, और जो अगली सियासत होगी वो भी बड़ी देखने लायक होगी, बड़ी दिलचस्प होगी। क्योंकि अभी से लोगों की तैयारी है, जो राजनीतिज्ञ हैं वो, क्योंकि हमेशा वो दूर की सोचते हैं, और सियासतदानों ने अभी से ही उस तैयारी के अनुरूप अपनी तैयारियों को धार देना भी शुरू कर रखा है। और आप देखिएगा तो अगले 6 महीने में, यानी कि जो मध्यांतर होगा 2026 का, ये आपको और बड़े रूप में दिखाई पड़ेंगी। अगर सब कुछ ऐसा ही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर उस लिहाज से पलवल लोकसभा के अंदर आपको नए और पुराने दोनों चेहरे नजर आएंगे। इस लोकसभा के अंदर आपको खासकर जो जाट कम्युनिटी के नेता, इसके बाद में मेव मुस्लिम कम्युनिटी के नेता और फिर नॉन जाट कम्युनिटी के नेता, ये भी कहीं जरूर दिखाई पड़ेंगे। अगर बात करें इसी लिहाज से, तो फिर जो जाट कम्युनिटी के नेता जो अभी तक हैं और जिनकी संभावनाएं बनेंगी, मसलन अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर आप जो तीसरे विपक्षी दल की आप बात कर सकते हैं। हालांकि लोकसभा के लिहाज से जो आज की स्थिति है तो उसके अंदर क्षेत्रीय दलों की मुझे जो उपस्थिति है वो नगण्य दिखाई पड़ती है। दावा रहेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही। कांग्रेस जो तलाश रही है किस प्रकार से एक बार फिर से वापसी हो, और भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए हमेशा चुनौतियां रहती हैं कि अगला कैसे साम्राज्य स्थापित रहे। तो अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस में इसमें जो समय जो सबसे प्रभावशाली नेता हो सकते हैं जाट नेताओं में, उनमें करण सिंह दलाल हैं। पिछली बार लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, पिछली बार बड़े उनकी जोर शोर से मांग थी कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जाए। हालांकि 2 विधानसभा चुनाव लगातार करण सिंह दलाल हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो लीडरशिप है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो एक तो सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के अंदर करण सिंह दलाल का रहेगा। दूसरा, आजकल के जो विधायक हैं, प्रथला के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया साहब भी दूसरी बार विधायक हैं इस समय। हालांकि पहला विधायक उनका 2009 में था और अब उनका दूसरी बार उनको जब मौका मिला तो फिर वो 2024 में मिला। रघुवीर सिंह तेवतिया भी कांग्रेस में प्रभावशाली भी हैं और इसके अलावा पंचायती नेता भी हैं, वो भी एक मजबूत प्रखर दावेदार हो सकते हैं। और कांग्रेस के अंदर ही अगर मैं नॉन जाट नेता की बात करूं और कहीं मेव मुस्लिम समाज से बात आ जाए तो फिर आप उसके अंदर नाम ले सकते हैं। तीसरा नाम आ सकता है मोहम्मद इजराइल का, आजकल हथीन के विधायक, पहली बार विधायक बने, लेकिन जो वजूद है कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका वो ठीक ठाक है, किसी भी प्रकार की गुटबाजी में भी नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ वो दिखाई पड़े, जो सद्भाव यात्रा लेकर आ रहे हैं उनके पुत्र जो। और एक और नाम इसमें जोड़ लें तो फिर फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान, ये नाम हो सकते हैं प्रमुख कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाट नेताओं में और मेव मुस्लिम नेताओं में। और एक बात जरूर आ जाएगी कि मामन खां के साथ में जहां कई प्रकार की उनके साथ में बातें जुड़ी हुई हैं, मसलन उनका जो खासकर फिरोजपुर झिरका से भी देख लें, भले ही वो 1 लाख वोटों से चुनाव तो जीते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई प्रकार की उनके साथ में कॉन्सिक्वेंसी जुड़ी रह जाती हैं, कई प्रकार के उनके साथ में क्वेश्चन मार्क लगे रह जाते हैं। और अगर इधर बात मोहम्मद इजराइल की करते हैं कांग्रेस में रहते हुए, तो मोहम्मद इजराइल जो है वो मेव मुस्लिम समाज के नेता तो हैं ही हैं, वो बाकी संस्थाओं बाकी समाजों में भी अपना ठीक ठाक अपना संतुलन साध लेते हैं। अब नजर रहेगी कि कौन सा नेता क्या फैक्टर चलता है उस स्थिति में। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर जाट नेताओं में मैं बात करूं तो सबसे बड़ा नाम आएगा चौधरी हर्ष कुमार का।
हालांकि आज तक कहते हैं कि वो बीजेपी में है या नहीं, ये सवाल उठता है, क्योंकि विधिवत रूप से उनकी भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग हो नहीं पाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आजकल वो, अगर आप कहें तो हरेंद्र रामरतन का जो चुनाव था हुडल के अंदर 2024 का, उस चुनाव में हरेंद्र रामरतन को सपोर्ट दे करके वो अपना लोहा भी मनवा चुके हैं और साबित भी कर चुके हैं। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर के बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं, उनके साथ अंग संग दिखाई पड़ते हैं और हनक वाले नेता हैं। तो एक नाम तो चौधरी हर्ष कुमार का होगा, पूर्व मंत्री हुए। और अगर इसके बाद आप दूसरे नाम की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा नाम सोचेंगे कि जाट कम्युनिटी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन नेता हो, तो फिर उसमें आप मसलन प्रवीण डागर को देख सकते हैं। पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी हथीन से पूर्व विधायक है और जाट चेहरे के रूप में उनकी ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी में पकड़ भी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मेव मुस्लिम समाज से आप सोच भी नहीं सकते, फिर भारतीय जनता पार्टी में आएगा कि अगर जाट नेता नहीं तो फिर नॉन जाट नेता के रूप में कौन हो सकता है। तो उसमें पलवल के जो विधायक हैं गौरव गौतम, हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी कई बार, और उनके समर्थक शुभचिंतक भी कई बार ये कह चुके हैं, बता चुके हैं कि अगला निशाना जो है वो बड़ी पंचायत का है, और बड़ी पंचायत का माने तो सीधे लोकसभा। तो उस लिहाज से एक सशक्त दावेदार गौरव गौतम हो सकते हैं। और कहीं अगर नॉन जाट की तरफ आता है तो फिर आप अनदेखा दीपक मंगला को भी नहीं कर सकते। दीपक मंगला एक बार चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, एक बार भले ही हारे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कैडर में उनकी पकड़ है, आप उसको नकार नहीं सकते किसी भी तरह से। और आप ये जरूर मान लें कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट अगर लोकसभा बन रही है और जो दावेदारी होगी वो पलवल जिले की विधानसभा सीटों से ही होगी। अब इसके बाद आपको मैं दो नाम और जो चर्चाओं में चलते हैं, क्योंकि हालांकि अभी वो किसी राजनीतिक दल से उनका जुड़ाव मुझे कम दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं नजर उन पर भी रहेगी जाट चेहरे के तौर पर, और हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही हो। उसके अंदर एक नाम तो आ जाता है प्रताप सिंह कुंडू का। उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, कुंडू खाप पाल के आजकल प्रधान भी हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ उनके सीधे संपर्क भी हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव के अंदर भी एक बार प्रताप सिंह कुंडू के जो सियासत में रुचि रखते हैं लोग, उन्होंने बोर्ड लगे देखे होंगे। तो एक दावेदार, एक नाम को आप इसको नकार नहीं सकते, इसको भी जहन में रखा जाएगा। और दूसरा नाम हो सकता है अरुण जेलदार। अरुण जेलदार सौंद गांव से आते हैं। पिछले दिनों उनके लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे कि वही नेताजी, यानी कि एक अलग पहचान है उनकी भी। अरुण जेलदार जिस समय श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उस कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, और उनको बाकायदा अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा उनका भी है। तो इस लिहाज से ये चेहरे हो सकते हैं जिन पर नजर रहेगी। हालांकि जब शुरू होगा सब कुछ तो फिर नए नए नाम आपके सामने और भी आएंगे, लेकिन जिन नामों को हमने आपके साथ कोट किया, आप उनसे कितना सहमत हैं? और क्या आपको भी लगता है पलवल लोकसभा अलग बनेगी, और ये नाम कितने प्रभावी रह सकते हैं? और इसके अलावा और जो नया नाम हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।